Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Chemistry grade 9 यूनिट नंबर 11 डियर स्टूडेंट्स हमने कल स्टार्ट किया था और उसका फर्स्ट नॉलेज हमने कल पढ़ा था फैमिलीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें हमने अल्कली मेटल के बारे में कल डिटेल देखी थी, यानी ग्रुप फर्स्ट ए के बारे में। स्टूडेंट्स आज हमने नॉलेज 11.2 स्टार्ट करना है और 11.2 नॉलेज के अंडर कौन कौन से एसएलओस कवर होंगे। इसकी ब्रॉड हाइडिंग है जिसे हम नॉलेज भी कहते हैं। एक्सप्लोरिंग ग्रुप 7 या 17th ग्रुप भी से कहते हैं, जिसे हम हैलोजेंस का, इस फैमिली का नाम हैलोजेंस है। ऑलरेडी हम जानते हैं इस बारे में। पढ़ना क्या हमने, एक तो हमने डिफाइन करना है ग्रुप 7 हैलोजेंस एज अ डाई एटॉमिक नॉन मेटल्स विद जनरल ट्रेंड। लिमिट करना आपने अपने आप को महदूद करना है सिर्फ इंक्रीजिंग डेंसिटी तक, यानी आपने बताना है कि टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज हो रही है एंड डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, और रिएक्टिविटी में कमी आ रही है। सेकंड एसएलओ है हमारा, आपने पहचान करना सीखना है इनकी अपीयरेंस को, हैलोजेंस को, यानी कि ग्रुप 7A के मेंबर्स को एट आरटीपी। आरटीपी स्टैंड फॉर रूम टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मली रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री और प्रेशर होता है 1 atm। कुछ किताबों में आपको 20 डिग्री भी मिलेगा टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, लेकिन ज्यादातर स्टैंडर्ड के तौर पे 25 डिग्री यूज किया जाता है, 298 केल्विन। जिसमें ये देखना है कि फ्लोरीन पेल येलो कलर का पेल येलो कलर की गैस है, क्लोरीन येलो ग्रीन कलर की गैस है, जबकि ब्रोमीन जो है वो रेडिश ब्राउन लिक्विड है और आयोडीन जो है वो ग्रे ब्लैक सॉलिड है। तो ये हमने इसको आइडेंटिफाई करना है, इसकी पहचान करनी है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखने हैं हेलोजेंस के विद अदर हैलाइड आयंस एंड आल्सो रिड्यूसिंग एजेंट। इनको देखना है कि इनमें से कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी देखेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ाए हो चैप्टर नंबर 6 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। हमने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करना है। ग्रुप 7A गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के बारे में हमने इंफॉर्मेशन जो भी हमें दी होंगी उसकी बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट करना होगा। तो बड़े आसान आसान एसएलओस हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल से देखते हैं कि कहां पे होते हैं जी ये हैलोजेंस। स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है ग्रुप 17, जहां 17 लिखा हुआ वहां पे हैलोजेंस लिखे होते हैं। बाय द वे आपको मैं हैलोजेंस का पहले मतलब समझा दूं। हैलोजेंस का मतलब क्या होता है। हैलोजेंस, हेलो का मतलब यहां पे है सॉल्ट, और जेन का मतलब है फॉर्मेशन। तो हैलोजेंस आर द दोज मेंबर्स व्हिच कैन बी अ सॉल्ट फॉर्मर। आपको सी सॉल्ट जितना भी मिलता है, समंदर से जो सॉल्ट मिलता है, क्या मिलता है आपको, NaCl मिलता है, उसमें Cl मौजूद है। NaF मिलता है, उसमें फ्लोरीन मौजूद है। NaBr मिलता है सॉल्ट, उसमें ब्रोमीन मौजूद है। Na आयोडाइड मिलता है, उसमें आयोडीन मौजूद है। तो सी सॉल्ट में ये मौजूद होता है, इसलिए दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हैलोजेंस, सॉल्ट फॉर्मर। अब पीरियोडिक टेबल में चलते हैं और हैं कहां पर ये ग्रुप 17। देखते हैं जी इनके बारे में, इनकी अपीयरेंस देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फ्लोरीन के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सबसे पहले फ्लोरीन आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, फ्लोरीन आपको एक ट्यूब के अंदर नजर आ रही है गैसियस फॉर्म में, जो कि पेल येलो कलर इसका कलर है अपना। सेकेंडली आप देखें क्लोरीन आपको नजर आ रही है, क्लोरीन गैस फॉर्म में है, और जो क्लोरीन है आपको किस कलर की नजर आ रही है, आपको ये ग्रीन येलो कलर की नजर आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट आप ब्रोमीन देखें। ब्रोमीन को हमने कंटेनर में रखा हुआ है, और ब्रोमीन आपको कंटेनर में ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की, ये आपको लिक्विड की फॉर्म में नजर आ रहा है। और लास्ट में आप देखें आयोडीन, जो कि आपको ब्लैकिश ग्रे इस कलर में, यानी लस्ट्रस कलर में नजर आ रहा है, चमकीले कलर में नजर आ रहा है। एस्टेटीन और बाकी मेंबर्स को हमने हैलोजेंस के नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ आयोडीन तक रहना है। एक तो ये होगी इनकी अपीयरेंस।
अब ऑब्वियसली इसमें तो कुछ बात करने की फर्दर जरूरत नहीं है ना कि किसकी डेंसिटी कम है किसकी ज्यादा है। सॉलिड होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और ऑब्वियसली गैस होता है उसकी कम होती है। तो वी कैन से डैट कि इनमें से सबसे कम डेंसिटी जो है वो किसकी है, क्लोरीन की है। उससे ज्यादा डेफिनेटली किसकी है, क्लोरीन की है। उससे ज्यादा ब्रोमीन की है और सबसे ज्यादा किसकी है, आयोडीन की है। तो हम कहेंगे टॉप टू बॉटम इनकी डेंसिटी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। और नॉर्मली हमें यहां से हिंट मिल जाता है कि जब कोई चीज डेंस होती है तो वो हार्ड भी होती है, जब कोई चीज डेंस होती है वो हार्ड भी होती है, जब कोई चीज हार्ड होती है तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां से हमें हिंट मिल गया कि सबसे लोएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, फ्लोरीन का। क्यों, क्योंकि वो गैस की फॉर्म में है। क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों गैस हैं, लेकिन क्लोरीन जो गैस है उसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखें। जैसे आप क्लोरीन पे आएंगे तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको क्लोरीन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगी और इस इंफॉर्मेशन में ये लास्ट पे डेंसिटी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये लास्ट पे डेंसिटी लिखा हुआ है। और कितनी डेंसिटी है क्लोरीन की, 3.214 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर मैं ये फ्लोरीन के बारे में बात करूं तो फ्लोरीन की है 1.696। इसका मतलब जो दोनों गैसेस हैं फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इनमें से ज्यादा डेंस गैस कौन सी है, कौन सी गैस स्लो स्लो मूव करेगी, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, कौन हैवी है, क्लोरीन इज हैवियर वन क्लोरीन। ठीक है, अगर मैं क्लोरीन इसका मतलब कम डेंस है, क्लोरीन ज्यादा डेंस है, ब्रोमीन की बात करूं तो उसकी डेंसिटी ऑब्वियसली ब्रोमीन की इससे ज्यादा होगी। कितनी है, 3120 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्लोरीन की 3.2 है। ठीक है, यानी 3.2 और ब्रोमीन की 3 पॉइंट नहीं है, 3120 यानी 3120 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपने ये अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना, क्लोरीन की जस्ट 3.2 है जबकि ब्रोमीन की 3120 ग्राम यानी 3120 ग्राम है। बहुत ज्यादा है ब्रोमीन की डेंसिटी। आयोडीन की डेंसिटी उससे भी ज्यादा होगी, 4940 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इससे पता चलता है कि टॉप टू बॉटम डेंसिटीज में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और डेंसिटी में इंक्रीज होने की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होगा, इंक्रीमेंट आएगा। आई होप स्टूडेंट्स के टॉप टू बॉटम इनकी कलर स्कीम पता चल गई, टॉप टू बॉटम इनकी डेंसिटी पता चल गई और टॉप टू बॉटम इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का भी आपको आइडिया हो गया है। अब एक और चीज मैं यहां पर आपसे पूछना चाहता हूं, आपने एक लफ्ज सुना हुआ है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। क्या होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, मैं आपको जरा दिखा देता हूं। ये एक डायग्राम है, इसमें देखें तो ये क्लोरीन को प्रेजेंट कर रहा है जिसमें आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं। मैंने यहाँ फ्लोरीन को नहीं दिखाया। और यहां पर आप ब्रोमीन देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल दे आर स्लाइटली क्लोज टू ईच अदर और सॉलिड में तो एक वेल मैनर्ड वे में ऑर्गेनाइज्ड है। अब इनके स्ट्रक्चर को देख के मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो ये आपको खुद बता रहा है कि मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं जिसकी पार्टिकुलर फिक्स हैं। ऑब्वियसली अगर आयोडीन सॉलिड है तो उसके पीछे की अगर वजह आप तलाश करेंगे तो उसके पीछे की वजह यह होगी कि आयोडीन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बड़ी मजबूत है कंपेयर टू ब्रोमीन, कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, तो वो से ऐड कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर को देख के आपने ये फैसला करना है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स कहां वीक है, तो ऑब्वियसली गैस के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो वीक होती है और सॉलिड के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो स्ट्रांग होती है। ठीक है, रेलेवेंटली तो यहां से तो क्लियरली पता चल गया कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आयोडीन जो है वो क्लोजली कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में पैक है, क्लोजली पैक्ड है। दैट्स व्हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक रिलेशन लिख के दे रहा हूं,
आप लोगों ने उसको बड़ी क्लासों में जाके एक्सप्लोर करना है, अभी सिर्फ आप याद कर सकते हैं उसको ताकि आपको मिलेगी। नॉर्मली नॉन मेटल्स में ये देखा गया है, नॉन मेटल्स में ये देखा गया है कि जब साइज बड़ा होता है तो साइज के बड़ा होने से, नॉन मेटल की बात कर रहा हूं, नॉन मेटल्स का जब साइज बड़ा होता है एटम्स का, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट में और बॉइलिंग पॉइंट में और डेंसिटी में इजाफा होता है। ठीक है, जनरली ये देखा गया है। ओके, अब इसकी वजह मैं आपको यहां बता नहीं सकता क्योंकि ऐसा लोग का पार्ट नहीं है, आप लोगों ने इसकी रीजन डिटेल में फर्स्ट ईयर में पढ़नी है, तो आप वहां जाके इसको डिटेल से फर्स्ट ईयर में जाके डिटेल से पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब हम आ रहे हैं हेलोजेंस की रिएक्टिविटी पे। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी आपको मैं दिखाना चाहता हूं, उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले जनरली आप इसको खुद भी समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मिसाल के तौर पे ये पिक्चर्स हैं कुछ, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, डियर स्टूडेंट्स, एक मिनट जरा, हाँ जी जी, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो वी कैन से डैट कि जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके उनकी ख्वाहिश क्या होती है, दे वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। मसलन अगर मैं बात करता हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तमाम एलिमेंट्स को जनरली अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक्स। एक्स इज द साइन ऑफ हैलोजेंस, एक्स इज द साइन ऑफ हैलोजेंस, तो जनरली मैं इसको एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा। अब मैं पीरियोडिक टेबल में जाता हूं और इनकी आउटर मोस्ट शेल में देखता हूं इनके कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो पीरियोडिक टेबल में आपके सामने मैं गया और मैं फ्लोरीन को क्लिक करता हूं, तो फ्लोरीन को जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे पता चला कि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स पे क्लिक करूंगा यहां पर मैं, तो पता चला फ्लोरीन के एनर्जी लेवल्स, अगर आप गौर से को देखो, इसको फुल स्क्रीन किया हुआ ठीक है, अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें एक्सपैंड करके 1s2 2s2 2p5, ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन में हीलियम लिखा हुआ है 1s2 की जगह पे, क्योंकि आप ऐसा भी कर सकते हो 1s2 इज द इक्विवेलेंट ऑफ हीलियम, तो आप 1s2 की जगह हीलियम भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके हैं कॉन्फ़िगरेशन लिखने के। बहरहाल एनर्जी लेवल देखें, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सो दे वांट 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अगर आप एनर्जी लेवल्स की बात करें तो 287, यानी फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सो इसको भी स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसी तरह अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो स्टूडेंट्स, ब्रोमीन 2 8 18 7, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, सो दे वांट 1 मोर इलेक्ट्रॉन। आयोडीन की बात करूं तो उसके भी बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं और वो नतीजा ये है कि यहां पर हर हेलोजन के बाहर वाले शेल में मैं इस तरह से डॉट्स लगा देता हूं, 7 डॉट्स। इससे पता चलता है कि इन सबके बाहर वाले शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है और इनको स्टेबिलिटी चाहिए, और इनको स्टेबिलिटी अब मिलेगी अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लें, गेन कर लें। एक तो ये तरीका है कि या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, शाबाश, F-1, और क्या बनेगा शाबाश, Cl-1, और क्या बनेगा शाबाश, Br-1, और क्या बनेगा शाबाश, आयोडाइड -1। ठीक है, अगर मैं नीचे X जनरल रिप्रेजेंट करूं तो X इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनेगा, X-1। वी ऑल नो डैट X के बाहर वाले शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हैं,
लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और क्रॉस वाला वो इलेक्ट्रॉन है जो बाद में एंटर हुआ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस। अब जरा देखिए, दिस एक्स हेलाइड, दिस इज हेलाइड, हेलाइड। ठीक है, आयोडीन के केस में आयोडाइड कहोगे, ब्रोमाइड कहोगे, इसको क्लोराइड कहोगे और फ्लोराइड कहोगे। ये नॉमेनक्लेचर आपने 4th चैप्टर में सीखा था। तो यहां से एक बात तो तय है कि इन सबको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और इलेक्ट्रॉन्स कौन जल्दी गेन करेगा। अब अगला क्वेश्चन तो ये है, कौन इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन को रेडिली एक्सेप्ट करेगा। वी ऑल नो डैट, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि टॉप टू बॉटम इनके साइज बड़े होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होता है, जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना कम, इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग, इस तरह कह दो, इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि छोटे साइज वाला जो एटम होता है, छोटे साइज वाला जो एटम होता है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, जल्दी ट्रैप कर सकता है। लार्जर साइज का मतलब है उसके न्यूक्लियस के पास इतनी ताकत नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ट्रैप नहीं कर सकता। तो इस लिहाज से देखा जाए, जब एटॉमिक साइज रिड्यूस होगा तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना, एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने में इनवर्स रिलेशन है। यानी एटॉमिक साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना मुश्किल होगा। यानी यहां पे लिख देता हूं, एक जस्ट अ मिनट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा आपको सूट करेगा लफ्ज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक साइज छोटा होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा होगा। एटॉमिक साइज बड़ा होगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा। जी स्टूडेंट्स, अब इसी बात को एक और एस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं। वी ऑल नो डैट, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में, चैप्टर 6 में ये बात पढ़ी है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करना, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज जब बड़ा होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल, पूरा लफ्ज बोलें तो रिडक्शन पोटेंशियल, इसको फुल स्क्रीन करें जरा। यानी कि अगर मैं एक हैलोजन और मैं अगर इलेक्ट्रॉन गेन आराम से कर रहा हूं तो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिडक्शन पोटेंशियल, तो आप यहां लिख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग आसान होगी, इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग ज्यादा होगी, क्योंकि इनमें डायरेक्ट रिलेशन है, आपको मैथ में पढ़ाया हुआ डायरेक्ट रिलेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। ये सब कुछ तब ज्यादा होगा जब एटॉमिक साइज क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू में और बटे के नीचे वाली वैल्यू में इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स का मतलब एक चीज बढ़े दूसरी चीज कम होती है। ये फैक्टर आपने अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मैं एक एलिमेंट हूं, मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, अगर मैं अपने आप को रिड्यूस कर सकता हूं तो मैं दूसरे को क्या कर सकता हूं, दूसरे को मैं ऑक्सीडाइज कर सकता हूं। अगर मैं दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता हूं तो मैं एजेंट कौन सा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो यहां पर आप एक और फैक्टर ऐड कर सकते हैं। फैक्टर मैं आपको ऐड करवा रहा हूं क्योंकि ये एसएलओ में ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पर आप मजीद ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मैं यहां जगह बना रहा हूं अब, ग्रेटर द ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट स्ट्रेंथ, ये बटा पूरा कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। ग्रेटर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब जल्दी से स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि अगर मैं आपको ये कहूं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम में से सबसे छोटा साइज किसका है? ऑब्वियसली सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा होगा, फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, ठीक है। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की सलाहियत ज्यादा होगी, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सबसे अच्छा होगा इसका। और अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो स्टूडेंट्स आयोडीन का प्रॉब्लम क्या है कि आयोडीन का एटॉमिक साइज क्या है स्टूडेंट्स? लार्ज है। एटॉमिक साइज लार्ज होने का मतलब क्या है कि उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कम होगा, वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ भी कम होगी। एज एन अगर आयोडीन की बात करो तो आयोडीन एज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, वो उसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल भी कम होगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की सलाहियत भी कम होगी, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? उसका कम होगा। ये सारी बातें आपने जहन में रखनी है, क्योंकि इन तमाम बातों को हमने रिलेट करना है किसके अंदर? रिएक्टिविटी के अंदर। किसके अंदर रिलेट करना है? रिएक्टिविटी के अंदर। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करने वाला हूं, मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का वन बाय वन रिएक्शन करवाने लगा हूं आयरन वूल के साथ। आयरन वूल यानी लोहे की वूल, जिस तरह कपड़े की वूल होती है ना, वैसे आयरन की एक वूल होती है। मैं दिखा भी देता हूं आपको वीडियो, एक तस्वीर में। ये देखें, ये मेरे पास तस्वीर है। इस तस्वीर में ये आयरन की एक वूल है। जिस तरह कपड़े का धागा होता है, वैसे ही आयरन की छोटी छोटी ये छोटे छोटे पीसीज होते हैं। दिस इज आयरन वूल। अब आयरन वूल का इनके साथ रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन कौन जल्दी करेगा, कौन लेट करेगा, इसका फैसला हम बड़ी आराम से कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इक्वेशंस लिखता हूं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बल्कि मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, इधर एक पेज ऐड कीजिएगा। जी, तो यहां लिखते हैं जी आयरन, Fe, react with fluorine, Fe react with chlorine, Fe react with bromine, Fe react with iodine। अच्छा, बनेगा क्या? वेरी सिंपल। आयरन और फ्लोरीन जब मिलेंगे तो बेसिकली FeF, और Fe पे क्या चार्ज आता है स्टूडेंट्स? +3। इस केस में वैसे तो +2 भी आता है, और F में क्या आता है? -1। अब आपको रूल पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आपने, यानी कि फार्मूला बनेगा FeF3, और ये वाला चूंकि नंबर इसके नीचे आना था, और 1 को आपको पता है, आपने रूल्स पढ़े हुए, हम मेंशन नहीं करते। कहां पढ़े हैं आपने रूल्स? चैप्टर 3 में पढ़े हैं, चैप्टर 4 में, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन को बाद में, पहले हम इक्वेशंस बना लें। इधर क्या बनेगा स्टूडेंट्स? FeCl3। इधर क्या बनेगा स्टूडेंट्स? FeBr3। इधर क्या बनेगा स्टूडेंट्स? FeI3, ठीक है। अच्छा, इन सब के आगे हमने एक ब्रैकेट लगानी है, और ब्रैकेट के अंदर इस तरह 3 मेंशन करना है। क्यों मेंशन करना है? आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, आप लोगों ने चैप्टर 7 में पढ़ा, चैप्टर 4 में पढ़ा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जैसे आयरन पे +3 चार्ज था, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को ब्रैकेट में लिखेंगे, ये रूल है, ठीक है। अब बैलेंस करना है इक्वेशन को, तो इक्वेशन को बैलेंस करना कोई मुश्किल नहीं है। आप सिंपल यहां 2 लिखें, यहां 2 लिखें, यहां 2 लिखें, यहां 2 लिखें, यहां पर 2 लिखें, यहां पर 2 लिखें। बैलेंस करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। यहां सबके साथ 3 लिखते हैं। तो अब देखें, फर्स्ट इक्वेशन में टोटल 6 फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन है, 2 आयरन है, 2 आयरन है। मतलब ओवरऑल सारी इक्वेशंस क्या हो गई? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस हो गई। अब हमने देखना है कि इनके साथ हुआ क्या। स्टूडेंट्स अगर गौर करो तो यहां पर आयरन चूंकि फ्री फॉर्म में है, और फ्री फॉर्म के अंदर जो भी एलिमेंट होता है उस पर क्या चार्ज होता है? 0। लेकिन इक्वेशन की दूसरी तरफ अगर आप देखो तो आयरन के ऊपर क्या चार्ज है? +3 +3 +3 +3 चार्ज है। अगेन
फ्री फॉर्म में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फ्री फॉर्म में है, यानी एलिमेंट फॉर्म, अपनी एलिमेंट की हालत में है, तो एलिमेंटल फॉर्म के अंदर एलिमेंट के ऊपर क्या चार्ज होता है, 0। और अगर आप यहां देखें फ्लोरीन पे क्या चार्ज है, -1। ऑब्वियसली 3 है तो -1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो -3 आएगा। लेकिन हमें सिर्फ एक चीज मेंशन करनी है कि स्टिल एक क्लोरीन पे क्या चार्ज है, एक ब्रोमीन पे क्या चार्ज है, एक आयोडीन पे क्या चार्ज है, -1। अब क्वेश्चन ये है, आसान लफ्जों में बताऊं तो यहां पर तमाम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वी कैन से दैट कि यहां पर आयरन का जब X2 के साथ रिएक्शन हुआ तो बदले में ये बना। तो बेसिकली आयरन जीरो से सॉरी हेलोजन जीरो से माइनस में गया है। मैं सिर्फ हेलोजन को फॉलो कर रहा हूं। तो जीरो से माइनस में जाने का मतलब क्या है, चार्ज का बढ़ जाना। जीरो से माइनस में जाने का मतलब, शाबाश सारे बच्चे बताओ, चार्ज का बढ़ जाना। और चार्ज कब बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है स्टूडेंट, गेन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, गेन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, गेन किया जाता है। शाबाश, यानी इन तमाम केसेस में हेलोजेंस ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, गेन किया है। अब आपने मुझे बताना है, आपको क्या लगता है कि इन सब में से सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन किसने किया होगा। शाबाश, इसके लिए मैंने आपको सारी कहानी सुनाई, सारी डिटेल बताई। इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका ज्यादा होगा, जल्दी जल्दी बताइए जी। हाँ जी, शाबाश, इलेक्ट्रॉन का गेन उसका ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का गेन उसका ज्यादा होगा जिसका एटॉमिक साइज क्या होगा, कम होगा। ये सारी कहानी बता के आया हूं आपको ना। अब सिंपल मुझे क्या करना है, मुझे बस ये देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट साइज में कौन है। चलो ये तो सबका, ये तो सबके लिए सेम है। ऑब्वियसली टॉप टू बॉटम हम कहेंगे साइज बड़ा हो रहा है। और टॉप टू बॉटम जब साइज बड़ा होता है तो इसका साफ साफ मतलब है कि सबसे छोटा साइज किसका है, फ्लोरीन का। तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन इसने किया होगा। सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन, याद रखिएगा यहां पर आप इस फार्मूले को जरा नीट एंड क्लीन करके अपने बुक पे लिख लीजिएगा, ये आपको बहुत काम आएगा। इससे काफी सवाल आपके आसान हो जाएंगे। अभी मैं इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। मैं जरा ये फालतू चीजें मिटा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहां से साबित हुआ कि जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ के, जिसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर ज्यादा करेगा, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा करेगा। यानी रिएक्टिविटी का साइज एटॉमिक साइज के साथ क्या रिलेशन है बेटा, इनवर्स रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं फाइनल कंक्लूजन पे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा स्टूडेंट, फ्लोरीन। फ्लोरीन, उससे कम कौन होगा, क्लोरीन। यानी फ्लोरीन सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, और सबसे कम कौन है, आयोडीन। ठीक हो गए स्टूडेंट्स। तो यही बात मैंने आपको यहां लिख के बताई है कि टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी बेटा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, वीडियो की शक्ल में कुछ वीडियोस दिखाता हूं आपको, जिससे आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो हम वीडियोस की तरफ चलते हैं। नहीं सर, ये वाली जी, इसको प्ले कर दें, वॉइस बंद करके, इसकी वॉइस ऑफ करके। जी, इसको फुल स्क्रीन कर दें। जी स्टूडेंट्स, आप देखिएगा हम क्या करेंगे, पीस ऑफ सोडियम को, इसको स्टॉप भी करना जब मैं कहूंगा, पीस ऑफ सोडियम को शुरू से प्ले करें। पीस ऑफ सोडियम यानी सोडियम मेटल लेंगे, यहां पे हमने आयरन मेटल नहीं लिया, सोडियम मेटल लिया है। और सोडियम मेटल को हम, ये सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस है, कलर देख के बताएं, शाबाश। पीस ऑफ मेटल इनटू अ टेस्ट ट्यूब हैज अ होल एट द बॉटम। देखें ये छोटा सा, इसको ना जरा, हाँ इसको रोक दें वीडियो को अब। अच्छा ये देखें, इस सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस है, कलर से आपको पता चल रहा है, इट्स अ क्लोरीन गैस, पेल येलो गैस कलर इसका है। अब सोडियम पीस लेंगे, ये सोडियम का पीस पड़ा हुआ है, और अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे इस कंटेनर के अंदर। चलें जी, प्ले करें। यानी कि वही मेटल और मेटल और
क्लोरीन का गैस रिएक्शन, यानी आयरन का करवाया था, यहां सोडियम का करवा रहे हैं हम। तो पुट अ पीस ऑफ सोडियम इनटू अ टेस्ट ट्यूब में हम डाल देंगे विद अ होल एट द बॉटम, डिप मेल्टेड सोडियम इनटू द क्लोरीन गैस, यानी सोडियम को थोड़ा पिघला के हम कंटेनर में डालेंगे, यानी इसको थोड़ा हमने हीट करना है सोडियम को, ताकि सोडियम मेल्ट हो जाए। और सोडियम मेल्ट होने के बाद हम इसको क्लोरीन जार के अंदर इसको थ्रो करेंगे। देखो कितना तेज रिएक्शन हुआ, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी हीट रिलीज हुई। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ होगा, इसको वीडियो को रोकें, वीडियो को रोकें जी। इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स बताएं क्या हुआ है, सोडियम का क्लोरीन से रिएक्शन हुआ। इस रिएक्शन में हुआ क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हुआ है ना, तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए होंगे, एक्सचेंज हुए हैं। जरा स्लाइड पे जाइएगा, ये देखें, बेसिकली इस क्लोरीन का हमने सोडियम से रिएक्शन करवाया, तो क्या हुआ, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तो क्या बना होगा 2Na प्लस 2Cl माइनस। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना ये बड़ा तेज हुआ होगा, क्योंकि सोडियम फौरन इलेक्ट्रॉन निकालता है और क्लोरीन भी आगे से इलेक्ट्रॉन फौरन पकड़ता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जल्दी जल्दी ट्रांसफर होना है, जिसमें अगेन क्लोरीन जीरो से कहां गया है, माइनस में गया है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, यानी क्लोरीन की रिडक्शन हुई है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अच्छा करता है, लेकिन क्लोरीन से भी अच्छा कौन करता है, फ्लोरीन। अगर मैं यहां पर वीडियो दोबारा प्ले करेंगे, इसमें प्ले नहीं करनी, बस दिखानी है। अगर मैं यहां पर क्लोरीन गैस की बजाय फ्लोरीन गैस रखता, तो ये रिएक्शन इससे भी ज्यादा तेज होता। ठीक है, प्ले करने में देखिए कितना ज्यादा अग्रेसिव किस्म का ये रिएक्शन हुआ है। ठीक है, चलें अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं आप ये देखें, ये रिएक्शन हुआ है, आप देख रहे हो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर किया, क्लोरीन को ट्रांसफर किया, और जिससे सोडियम पे क्या चार्ज आ गया, +1, क्लोरीन पे क्या आ गया, -1। अब ये दोनों मिलेंगे, आयनिक बॉन्ड बनेगा, ये पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। अब मैं आपको ब्रोमीन का रिएक्शन दिखाता हूं, बट सोडियम के साथ नहीं है, वो एल्यूमिनियम के साथ है। तो ये देखते हैं जी, इसको प्ले करें, फुल स्क्रीन कर दें जी स्टूडेंट्स। ये इस कंटेनर में ब्रोमीन है, और इसको स्टॉप करें। रोल टाइनी बॉल फ्रॉम द एल्यूमिनियम फॉइल, आपने एल्यूमिनियम फॉइल लेना है, उसको रोल करना है, और आप इसको इस तरह इसके रोल बना के रख लेने आपने। इसके ऊपर आपने पोर सम ब्रोमीन इन अ बीकर, कुछ बीकर आप बीकर से अपने ब्रोमीन को डालना है। इसको रोकें जरा। अच्छा, यह बड़ा एक अजीब सा फिनोमेना देख रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा है कि शायद कोई गैस बाहर आ रही है, नहीं। ब्रोमीन एट अ टाइम होता क्या है कि दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है, यानी ये लिक्विड तो है, लेकिन साथ साथ ये हाईली वोलेटाइल्ड लिक्विड है, यानी जैसे ही ये बोतल इसकी खुलेगी तो ये लिक्विड के साथ साथ फौरन इवेपोरेट भी होता है। आगे प्ले करें, फुल स्क्रीन करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो ये देखें, बहरहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लिक्विड। Observe what happen when the tiny aluminum ball are placed into the beaker that contain bromine। अब ब्रोमीन और एल्यूमिनियम का हम रिएक्शन करवाएंगे, इनका आपस में रिएक्शन कराएंगे, यानी वही मेटल है, आयरन नहीं है तो एल्यूमिनियम है। रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं होगा। देखें, ये रिएक्शन हो रहा है, आग भी लग जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसमें। ये देखें, ये आग लग रही है ना, इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, बट रिएक्शन कोई इतना तेज नहीं हो रहा जितना तेज आपने देखा था कि क्लोरीन के केस में हुआ है। हुआ क्या होगा कि ब्रोमीन ने भी एल्यूमिनियम से कैच किए होंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेके किया होगा काम, रिएक्शन स्लो हो गया, और आपको ये स्लो रिएक्शन होता हुआ नजर भी आ रहा है। तो कमेंट करें, अगर यहां पर मैं आयोडीन रख देता तो फिर क्या होता। ये देखिए, ये रिएक्शन दिखा रहा है, आप नजर आ रहा है, हाँ तेज अब हो गया, लेकिन इतना तेज नहीं है, स्टिल इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अब आयोडीन रखता तो आयोडीन बड़ा साइज है उसका, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने में उसको डिफिकल्टी होती है, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करने में टाइम लगाएंगे तो रिएक्शन उसका स्लो होगा। तो कि मैंने आपको जो हैलोजेंस के ट्रेंड्स हैं, रिएक्टिविटी के ट्रेंड्स हैं, वो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, मैं SLO पे दोबारा जाता हूं, स्लाइड पे जाएगा, SLO पे मैं दोबारा जाता हूं। एक मिनट, SLO हमारा बड़ा क्लियर था कि हमने डिफाइन करना हैलोजेंस कर दिया। डायटोमिक, डायटोमिक आपको पता है सब, क्लोरीन दो दो एटम पे मुश्तमिल है, क्लोरीन 2 एटम,
ये सब कुछ पता है। नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जनरल ट्रेंड में डेंसिटी देखी और इनकी रिएक्टिविटी में कमी देखी। रूम टेम्परेचर पे इनके कलर्स देख लिए और पहले 2 एसएलओ हमने क्लियर कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारे आखिरी 2 एसएलओ कवर हो जाएंगे। इसके साथ ही हमारा ये नॉलेज भी कंप्लीट होगा। होप सो स्टूडेंट्स के आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया है, वीडियो देखी है, समझा है और प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट किया है। इंशाल्लाह मंडे को हमारा लेक्चर होगा दोबारा। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।